मेरा नाम है विवेक शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी और ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक पढ़ चुके थे और हमने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए भी थे और आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपको होमवर्क दिया था उसको पूरा सॉल्व करवा रहा हूं ताकि वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस पार्ट में कुछ डाउट रह गए हो और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने लास्ट दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है और किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अब पहली बात ये वाले क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको बोला था कि बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपके जो ट्राइंगल हो हमेशा एबीसी ही बने। इसी बात का हमेशा दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन करके मैंने आपको ये बात समझा दी है यहाँ पर कि ध्यान से देखो, ट्राइंगल्स कैसा भी बना सकते हो आप। और यहाँ पर जो बात बोल रहा है यदि हम इसको ट्राइंगल से रिलेट करें तो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल्स है सी एंड जेड। तो दो एक्यूट एंगल हमेशा यहां बनते हैं, ये वाले, एक ये वाला थीटा और एक ये वाला। तो इसको सी नाम दे दिया और इसको जेड नाम दे दिया। तो आप इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए, बी ए नाम दे देते हैं। ए सी और जेड हमारे एक ट्राइंगल की बात कर रहा है जहां पर क्या बोल रहा है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है और इस तरह से है कि cot c इक्वल्स टू cos c इक्वल्स टू cos z के बराबर है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें तो यहां पर जो देखने का नजरिया है, एक बार हमें c के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और एक बार हमें z के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और उसके भी आप प्रूफ करना है कि c और एंगल c और एंगल z जो है वो इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एंगल c। फॉर एंगल C, यदि हम C एंगल के लिए बात करें तो एंगल C के बिहाफ पर सबसे पहले 90 ये है, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो ही जाएगी। तो हमारा जो हाइपोटेनस होगी वो क्या होगी, CZ होगी। क्या होगी, CZ होगी। CZ होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हाइपोटेनस तो CZ हो गई। और इस बिहाफ पर एंगल C के हिसाब से यदि हम बेस की बात करें, किसकी, बेस की, तो एंगल किससे, हाइपोटेनस और जिस साइड से मिलते बनता है तो उसी को हम बेस नाम दे देते हैं। हमारे यहाँ पर बेस की वैल्यू हो जाएगी AC। क्लियर? और कॉस्ट में हमें ये दो चीजें चाहिए तो परपेंडिकुलर की बात हम नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, हमारा टाइम बचेगा। क्लियर? इसी तरीके से फॉर एंगल Z के लिए हम बात करें, फॉर एंगल Z, यदि हम Z के लिए बात करते हैं तो Z के बिहाफ पर सबसे पहली चीज जो फिक्स हो जाती है वो होती है CZ, जो कि हाइपोटेनस ही रहेगी चाहे कोई सा भी एंगल की हम बात करें यहाँ पर इस ट्राइंगल में, दोनों में से एक्यूट में। और यदि हम बेस की बात करें तो Z एंगल के लिए इस एंगल को बनाने में इस हाइपोटेनस के साथ इस वाली लाइन ने मदद करी है, मतलब AZ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों बातें होने के बाद वो कह रहा है cos C इक्वल्स टू cos Z है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है आपको cos C इक्वल्स टू cos Z। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, cos Z। अब cos C के बिहाफ पर यदि हम बात करें तो cos C की वैल्यू टर्म वाइज क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AC अपॉन हाइपोटेनस CZ। और cos Z की हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा AZ अपॉन CZ। क्लियर? बात समझ में आई? हमने सिर्फ cos की जो बेस वैल्यू होती है, cos की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की यदि हम बात करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यही हमने यहाँ पर रख दिया है दोनों साइड के लिए, तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो CZ से CZ कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसको नहीं आता हो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो भी उसको देखिएगा CZ से CZ डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है। अब क्या बचा, अब बचा AC इक्वल्स टू AZ के, ये बचा है आपके पास AC इक्वल्स टू AZ। और यदि ऐसा है तो अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ फटाफट से। और एक बात देखो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये साइड C है, ये साइड A है और ये साइड Z है और AC बराबर AZ के बोला जा रहा है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, आइसोसेलियस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, आइसोसेलियस ट्राइंगल। सिंस ACZ is an isosceles triangle, इसलिए यदि आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो क्या होता है बच्चों, वही कि यदि ट्राइंगल आइसोसेलियस हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, मतलब एंगल C इक्वल्स टू एंगल Z हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन वैसा है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में,
ये वाला ही साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो ध्यान से देखो, इस बार आपको जल्दी जल्दी करवाते हैं। साइन ए की बात चल रही है तो इस ए को हम यहां डिनोट कर लेते हैं, और इस भी यहां पर ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू यहाँ 3/4 दी हुई है। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला होगा तो इसकी वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, और जैसा मैंने बोला था अकेले ऐसे मत लिख देना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इसके साथ के भी लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3k। क्लियर। चलो, तो अब इस बिहाफ पर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करें। यदि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल एबीसी, यदि आपने ए तो यहाँ नाम दे ही दिया है, बी यहाँ दे देते हैं, सी यहाँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, हमें बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर बार बार ये थ्योरम क्यों बोलते रहते हो? बच्चों जितना आप रिपीट करोगे उतना जल्दी आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। क्लियर। चलो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, एंगल के सामने वाला। तो यहां पर आ जाएगा 3k का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस की वैल्यू 4k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो बेस स्क्वायर कितना हो जाता है 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, विच मीन्स बेस की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाती है हमारी 7k स्क्वायर का होल अंडर रूट, सिंप्लीफाई किया तो k रूट 7। क्लियर। इतना होने के बाद यदि हम बात करें तो ये है रूट 7k। अब आप कहोगे सर ये कैसी साइड होती है? क्यों नहीं हो सकती बच्चों? रूट 7 एक नंबर को ही डिनोट करता है और एक नंबर एक लेंथ हो सकती है। रूट 7 की हम बात करें तो 2.4 के अराउंड जाएगी ये वैल्यू, और यदि 2.4 के अराउंड जा रही है तो ये वैल्यू पॉसिबल है, 2.4 या 2.6, तो जो भी है पॉसिबल है। क्लियर, क्योंकि ये एक लेंथ को दिखाता है। अब इतना होने के बाद उसने हमसे पूछा cos a और tan a की वैल्यू, तो चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले यहां पर कितना है हमारा 4k हो गया, ये 3k हो गया, और ये हमारा रूट 7k हो गया। और हमसे पूछा गया है cos a और tan a। cos a हमसे पूछा गया है और tan a हमसे पूछा गया है। अब cos a क्या होता है बच्चों, यदि हम याद करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारी आई है रूट 7k और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 4k। k से k कैंसिल आउट होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट 7/4। ये हमारी cos की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट? और यदि हम tan की बात करें तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच मींस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3k और बेस है हमारा रूट 7k। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/√7। क्लियर। तो यहाँ पर ये सवाल भी हमें समझ में आता है कि बहुत सिंपल से है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं इनमें जो कि हमें ना है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बड़े इजीली आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वापस से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बट कुछ अलग तरीके से। वो बोल रहा है 15 cot a की वैल्यू 8 के बराबर है। तो क्या फर्क पड़ता है बच्चों, cot a यहां पर कितना हो जाएगा 8/15। yes or no? हमने क्या करा, इस 15 को हटा दिया क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला चाहिए, तो हमने इसके साथ लिखे 15 को यहां से हटा दिया। हटाते ही cot a की वैल्यू होगी 8/15, और यदि याद करो तो cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमारे पास बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। ट्रायंगल में यदि हम फॉर्म करने जाएंगे तो हमारा इस a को यहां नाम मेंशन कर दें तो ABC ट्रायंगल में बेस जो है हमारा 8k हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हमारा 15k हो जाएगा। इतना होने के बाद यदि हम इसको निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, ऐड करा तो 289। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इसमें तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 17k। अब मैं हर सवाल में पूरा नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि बच्चे खुद से करना चाहेंगे तो इस सवाल को प्रॉपरली कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जितनी मेहनत आप खुद से करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो इस बिहाफ पर हमारा ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकल चुकी हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, तो आप कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइन की। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15k और हाइपोटेनियस है 17k। कट किया तो 15/17। ठीक है, और इसी बिहाफ पर यदि हम सेक
ए की बात करें तो सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस का मतलब हो गया कि हाइपोटेनियस है हमारा 17 के और बेस है हमारा 8 के, ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा 17/8। अच्छा, अक्सर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर बार बार ये हम ट्राइंगल से ही करेंगे क्या, हर सवाल बहुत आगे तक तो बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए, तो ये हमारा ट्राइंगल बना बना के बार बार कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम कई ऐसे रिलेशन सीखेंगे जिसके बाद हमें कॉट ए से साइन ए निकालने के लिए ये ट्राइंगल वाला झाम झमेला नहीं करना पड़ेगा, पर वहां तक पहुंचने से पहले हमें बेसिक आना चाहिए। क्लियर? तो बेसिक आने के लिए आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा, कुछ वीडियोस तक आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे सीखें। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से लर्न करते जाएंगे और बहुत अच्छे से सवाल करते जाएंगे। क्लियर? चलो, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये था। अब ये दो क्वेश्चन है जिसमें कॉट की वैल्यू दे रखी है और यहां से हमसे इस तरह का कोई सवाल पूछा गया है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, और यहां पर हमें बात की गई है कॉट थीटा की विच इज 7/8। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां से पहला सेकंड रिलेशन तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं ना। यदि हम पहले सेकंड क्वेश्चन पे जाएं तो कॉट थीटा हमारा वैल्यू दे रखी है 7/8 और हमसे पूछा गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बात एक ही होती है, एक बात तो ये बात ध्यान रख लेना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बात करो या कॉट स्क्वायर थीटा बात करो, बात एक ही होती है, क्योंकि दोनों केसेस में जो कॉट थीटा की वैल्यू की 7/8 आपको उसी का स्क्वायर करना है। अच्छा, कोई बच्चे सोच ले कि क्या सर ये भी बराबर होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, तो ये अलग बात होती है। क्लियर? ये दोनों बातें सेम है और ये बात इन दोनों से अलग है, जिसमें थीटा का स्क्वायर किया गया मतलब वैल्यू का स्क्वायर किया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नहीं। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थीटा के साथ रखने के बाद जो एक मर्ज क्वांटिटी बनी है उसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, तो हम इसे कॉट थीटा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, तो दोनों बात बराबर है। क्लियर? चलो, तो अब यहां पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको कॉट थीटा दिया हुआ है और कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यदि ऐसा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बड़े आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा 7/8 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 49/64। ये तो आ गया आंसर, ये तो इजी हो गया। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि डिफिकल्ट पार्ट है, मतलब ऊपर वाला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन, ओके ठीक है, तो वो क्या दे रखा है हमें 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमें दिया हुआ है, इससे हमें सॉल्व करना है। अब आप बात ध्यान से देखिए, sin थीटा cos थीटा से पहले हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा जो है हमारा 7/8 है। यदि हम बात करें तो ये बेस अपर परपेंडिकुलर होगा, और यदि हम थीटा यहाँ नाम दे देते हैं कि ये थीटा यहाँ मेंशन है ABC में, ठीक है, तो इस हिसाब से बेस हमारा 7K है और परपेंडिकुलर हमारा 8K है। स्क्वायर करके यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49K और स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का हो जाता है 64K स्क्वायर। यदि दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 113K स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये फिर एक ऐसा नंबर आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको √113 लिख के K को बाहर कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल तो फॉर्म हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप प्लीज प्रॉपरली लगाइए और आपको साइड्स तो मिल जाएंगी। अब वो बोल रहा है इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, तो पहले हम sin थीटा और cos थीटा अलग से निकाल लेते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चा, sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 8K अपॉन √113K, यही होगा। K अंडर रूट के बाहर है, K से K कट गया तो हमारी sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/√113, है ना, 113। और cos की वैल्यू यदि हम बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है हमारा यहाँ पर 7K और हाइपोटेनियस है हमारा 113K। K से K कैंसिल आउट हुआ तो cos की वैल्यू आ गई 7/√113 या 113। क्लियर? इतनी बात समझ में आने के बाद हमारा साइन cos तो हो गया। अब बच्चों सर क्या इसमें इतना तो रखेंगे, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको।
थोड़ा इजी करते हैं ताकि आसान हो हमारे लिए समझना भी और निकालना भी। तो देखो क्या करेंगे, इसको आप डिलीट कर दीजिए। क्लियर? इसका करने के बाद अब हमें क्या देखना है, तो देखो ध्यान से, हमने निकाल लिया है साइन थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आई है, वो आई है हमारी 8/100 √113, और कॉस थीटा की यदि हम बात करें तो वो आई है 7/√113। क्लियर? ये दोनों बातें हो गई। अब इस बिहाफ पर हम इस वैल्यू को रखते हैं, बट पहले हम थोड़ा सा बेसिक लगा देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यदि मैं इसको चाहूं तो एक लाइन और आगे तक ले जा सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? ऊपर की तरफ, और नीचे भी यही कर सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि बच्चों आपको थोड़ा सा भी इल्म होता ऐसे इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप यहां पर कर पाते इस सवाल को और भी इजी, बट क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा अपने आप में कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन अभी आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मतलब जो आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाला 49/64, वही इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। क्लियर? बट क्योंकि अभी आप ये सारी बात नहीं जानते हो, क्लियर, तो इस बात को इस वक्त यहीं होल्ड पे डाल दो, दिमाग से निकाल दो, थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाएगी जब हम करने जाएंगे। चलो अभी हम इसका आंसर 49/64 लेकर आते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, 8/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको क्या पाओगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या पाओगे, 1 माइनस 64/113, और यहां पाओगे 1 माइनस 49/113। सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप एलसीएम ले लोगे ऊपर की तरफ, तो 113, तो 113 माइनस 64 होल अपॉन में 113 माइनस 49, नीचे का भी एलसीएम लिया है आपने। क्लियर? 113 माइनस 64 कितना हो जाता है, 49, और अपॉन में 113, अपॉन में नीचे सॉल्व करोगे तो 64/113, और सिंप्लीफाई करने जाओ 49/113 इंटू 113/64, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, और आपका आंसर जो बचा वो कितना बचा बच्चों, 49/64। क्लियर? तो जैसा मैंने आपको बोला था आंसर 49/64 ही आना है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर आ रहा था 49/64, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर तो 49/64 ही आएगा। क्लियर? बस जो बीच में प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ इस वाले की जगह जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व कर रहे थे, वो भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के एंड होते होते आपको आ जाएगी। क्लियर? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आ गया अगला क्वेश्चन जो सबसे इंटरेस्टिंग था, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि इस सवाल को करना जरूर, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। तो चलो इस मजे को हम सबको बांटते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू, तो हमने क्यू को राइट एंगल पे ही बना दिया। अब आप कहोगे सर ये राइट एंगल नहीं है, पर ठीक है, हम एक रफ डायग्राम की तरफ बात कर रहे हैं। क्यू पर 90 है, अच्छा पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी आर दिस साइड और क्यू आर दिस साइड, ठीक है, इन दोनों साइड का मतलब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू उसने 25 दे रखी है। अब ध्यान से देखो, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि पी आर यहां पर हाइपोटेनियस है, तो मैं क्या करता हूं, पी आर की वैल्यू जो है वो निकाल लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। यस और नो? पी आर की वैल्यू मैंने निकाल ली है 25 माइनस क्यू आर। इसके अलावा क्यू आर तो क्यू आर ही रह जाता है, और इसके अलावा पी क्यू, ये वाली साइड की वैल्यू उसने 5 सेंटीमीटर दे दी है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि कितना पी क्यू जो है हमारा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? समझ में आई कि इतनी इंफॉर्मेशन तो उसने दे दी है। अब वो जानना चाहता है बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस एंड टेन के बारे में। तो जब वो इस बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बेसिक
हमें तीनों इंडिविजुअल साइड चाहिए और इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल साइड है, तो हमें सबसे पहले रिमेन दोनों साइड्स को निकालना है, उसके बाद हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा आपको पता है हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं यदि, तो देखो क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है। यदि हम इसका यूज करें तो हम क्यू आर की जो वैल्यू है, पी आर की जो वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। और इसके अलावा जो हमें वैल्यू दी हुई है पी क्यू, इसकी वैल्यू हम कितनी लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यदि हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, यहां पर परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर स्क्वायर करते टाइम तो हम लिखेंगे तो 5 लिख देते हैं। क्यू आर क्या था, ध्यान से देखो, क्यू आर हमने क्यू आर ही छोड़ रखा है, तो क्यू आर की जगह हम क्यू आर ही छोड़ देते हैं। और पी आर को हमने क्यू आर के टर्म्स में निकाला था, विच इज 25 माइनस क्यू आर। अब बस यहीं पर पूरा सवाल मजेदार हो जाएगा, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, यहां क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। डायरेक्ट खोलें तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 625, क्यू आर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, यस और नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यू आर टर्म से क्यू आर टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो ओवरऑल जो हमारे पास बचा है 25, 625 और ये पूरा पोर्शन। तो हम क्या करते हैं, इस 25 को उधर भेज देते हैं, 625 माइनस 25 और इस पूरे पोर्शन को इधर ले आते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 600 डिवाइड बाय 50 विच मींस 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब ध्यान से देखो, क्यू आर की वैल्यू 12 है और इन दोनों का सम 25 था, तो ये कितनी हो जाएगी, 13। अच्छा सर यहाँ के लगेगा क्या, के लगाना है बच्चों, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर पूरा सवाल ट्राइंगल फॉर्म में ही दिया हुआ है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ के मत लगा देना, यहाँ सेंटीमीटर ही लगेंगे। अब मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास तीनों रेशियोज आ चुके हैं, ट्राइंगल बन चुका है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं क्या, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, हमारे पास ये 5 है, ये 13 है और ये 12। ठीक है, सेंटीमीटर और के की वैल्यू जरूरत नहीं है। नाउ यदि हम बात करें, उसने हमसे तीनों चीजें क्या क्या पूछी थी, साइन पूछा था, अब थीटा पूछा उसने। ध्यान से देखो, एक बच्चे को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर यहाँ पर एक बात बताओ, उसने हमसे साइन पी पूछा है, थीटा, अच्छा थीटा पूछ लेता तो क्या करते बच्चों, दो बातें करते हैं अपन, थीटा पूछ लेता तो क्या करते, और यदि हमसे पी पूछा है, अभी तो पी पूछा है तो पी के बिहाफ पर बात कर लेंगे। पी कहाँ है हमारा, ऊपर है, ये बात ध्यान रखना, पी का हमारा ऊपर है, तो हम इस थीटा के बिहाफ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये बात कर लेते हैं, जो सवाल उसने पूछा है उसके बाद बात करते हैं। तो इस थीटा के बिहाफ पर हमारा हाइपोटेनियस जो है वो हमारा फिक्स है पी आर, दैट इज इक्वल टू 13। बेस जो है इस वक्त हमारा थीटा बनाने के लिए 13 के साथ 5 यूज किया गया है, तो यही हमारा बेस हो जाएगा, मतलब पी क्यू, तो हमारा बेस होगा 5। और जो परपेंडिकुलर है हमारा, दैट इज क्यू आर, उसकी वैल्यू 12 है। क्लियर, तो अब इस बिहाफ पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकाल लेते हैं हम। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा की साइन पी की यदि हम बात करें तो साइन पी हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 13, तो साइन हो जाएगा 12 अपॉन 13। कॉस की यदि हम बात करें तो कॉस पी जो होता है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ बेस वैल्यू इज 5 एंड हाइपोटेनियस वैल्यू इज 13 एंड 10p की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। क्लियर, इतनी बात तो होगी। अब जो मैं बात आपसे कह रहा था कि थीटा की बात करनी थी, सर थीटा थीटा कहां करेंगे, तो ध्यान से देखो बच्चों, यदि आपको इस सवाल में थीटा नहीं दिया होता तो हमें दोनों ही निकालने पड़ते, पहले पी के रेस्पेक्ट में और फिर
आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सवाल में उसने नहीं बोला है। या नॉर्मली ऐसे सवालों में वो डायग्राम आपको प्रोवाइड कर देगा, जैसे यहाँ डायग्राम प्रोवाइड नहीं किया गया था, पर ऐसे क्वेश्चन में वो आपको डायग्राम प्रोवाइड कर देगा ताकि थीटा आप वहां से पहचान सके कि किस थीटा के रेस्पेक्ट में आपसे बात की जा रही है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आओगा। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इसलिए ध्यान रखना आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ रहा होगा जितना हमने पढ़ाया है। क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हमारे क्वेश्चंस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।